नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्माकोस 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंटी कन्वर्जन ड्रग्स के बारे में। एंटी कन्वर्जन ड्रग्स ये एक कैटेगरी है जो कि हमें इस चैप्टर के सिलेबस में दी गई है। तो इनके बारे में देखेंगे। कन्वर्जन मतलब क्या होता है? कन्वर्जन मतलब अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होते हैं, सडन वॉयलेंट मूवमेंट होते हैं हमारे बॉडी के, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कन्वर्जन। तो उनको ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं उनको एंटी कन्वर्जन ड्रग्स बोलते हैं। तो ये जो कन्वर्जन है ये हमारे सीएनएस से रिलेटेड कंडीशन है। तो इसमें जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं वो हमारे सीएनएस पे एक्ट करते हैं। तो इनके बारे में देखेंगे। तो एंटी कन्वर्जन ड्रग्स, सबसे पहले हम कन्वर्जन की डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पर कन्वर्जन आर सडन वॉयलेंट मूवमेंट ऑफ द बॉडी दैट कांट बी कंट्रोल। तो कन्वर्जन में क्या होता है? हमारे बॉडी के सडन वॉयलेंट मूवमेंट होते हैं, अचानक से हमारे बॉडी के मूवमेंट्स होने लगते हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, अपने आप से वो मूव करने लगते हैं, जो कि कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी भी इंसान के कंट्रोल में वो नहीं होते, वो अचानक से स्टार्ट हो जाते हैं मूवमेंट। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कन्वर्जन। ये हमारे सीएनएस से रिलेटेड कंडीशन है। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हाइपर एक्साइटेड हो जाते हैं और वो लार्ज अमाउंट में रिलीज होते हैं, इसीलिए ये कंडीशन ऑकर होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कैटेगरीज ऑफ एंटी कन्वर्जन ड्रग्स। तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, कैटेगरी देखेंगे जो कि कन्वर्जन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला है इन्हांसमेंट ऑफ गाबा एक्शन। तो गाबा एक्शन को इन्हांसमेंट करने वाले ड्रग कौन कौन से हैं? फिनोबार्बिटल, वैल्प्रोएट, टोपिरामेट। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं जो कि गाबा की एक्शन इन्हांस करते हैं। इस कैटेगरी में इनको इंक्लूड किया गया है। देन सेकेंड कैटेगरी है इनहिबिशन ऑफ सोडियम चैनल। सोडियम चैनल को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स कौन कौन से होते हैं? कार्बामाजेपिन, फिनिटोइन, लैमोट्रिगिन। देन नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करने वाले कौन से मेडिसिन होते हैं? इथोसुक्जिमाइड। तो ये सारे ड्रग्स होते हैं जो कि कन्वर्जन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन होती है। तो इनके बारे में देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम फिनोबार्बिटल, वैल्प्रोएट के बारे में देखेंगे। ये किस तरीके से काम करते हैं, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। वैसे तो हमने इसकी कैटेगरी में ही देख लिया किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये इन्हांसमेंट ऑफ गाबा एक्शन, मतलब जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी एक्शन जो है वो इन्हांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। उससे ही हमें समझ में आता है कि ये किस तरीके से काम करता होगा करके। गाबा प्रोड्यूस इनहिबिटरी एक्शन। तो ये जो ड्रग है ये गाबा की एक्शन बढ़ा देते हैं। और गाबा क्या है? ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जो भी इनहिबिशन की एक्शन होती है वो ये गाबा प्रोड्यूस करता है, विच डिक्रीज द एक्साइटेटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स। तो गाबा की एक्शन इंक्रीज होने की वजह से जो एक्साइटेटरी मूवमेंट होते हैं मसल्स के वो कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ये डिक्रीज है जिसकी वजह से इनहिबिट कन्वर्जन और डिक्रीज कन्वर्जन। तो हमारे मसल्स के एक्साइटेटरी मूवमेंट जो है वो कम होने की वजह से वहाँ पर जो कन्वर्जन्स होते हैं वो भी इनहिबिट हो जाते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये ड्रग्स अपनी एक्शन शो करते हैं। देन नेक्स्ट है कार्बामाजेपिन एंड फिनिटोइन। तो इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से काम करते हैं। इनके भी कैटेगरी से हम समझ ही गए थे कि ये क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते होंगे करके। ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? इनहिबिशन ऑफ सोडियम चैनल। तो कार्बामाजेपिन और फिनिटोइन, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। दिस ड्रग इनहिबिट सोडियम चैनल। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये सोडियम चैनल को इनहिबिट करते हैं। Na+ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो ये जो सोडियम होते हैं, सोडियम आयंस होते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। हमारी बॉडी में जो एक्शन पोटेंशियल है, जो भी इलेक्ट्रिक करंट है जो न्यूरॉन्स के थ्रू फ्लो होता है, उनको जनरेट करने के लिए, उनको प्रोड्यूस करने के लिए ये जो सोडियम आयंस होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस ड्रग इनहिबिट सोडियम चैनल डिक्रीज एक्शन पोटेंशियल। तो ये जो ड्रग होते हैं कार्बामाजेपिन और फिनिटोइन, ये ड्रग क्या करते हैं? ये जो सोडियम चैनल्स होते हैं, सोडियम के जो चैनल्स होते हैं उन्हीं को ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो परमिएबल नहीं होता और उसकी कंडक्टिविटी जो है वो लो हो जाती है।
सोडियम चैनल बंद होने की वजह से, जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट ही नहीं हो पाता। एक्शन पोटेंशियल ना जनरेट होने की वजह से जो भी कन्वर्जन है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से कार्बामेज़ेपिन और फिनिटोइन काम करते हैं। देन नेक्स्ट है इथोसुक्जिमाइड। इथोसुक्जिमाइड ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? इनिबिशन ऑफ कैल्शियम चैनल। तो कैल्शियम चैनल को ये इनिबिट करता है, इसकी कैटेगरी से ही समझ में आता है। ये किस तरीके से काम करता है ये देख लेंगे। इथोसुक्जिमाइड इनिबिट कैल्शियम चैनल्स, तो ये कैल्शियम चैनल्स को इनिबिट करता है। कैल्शियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो कैल्शियम ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इनिबिशन ऑफ कैल्शियम चैनल कॉज डिक्रीज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो इथोसुक्जिमाइड है ये क्या करता है? जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं उन्हीं को ब्लॉक कर देता है, इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो भी कैल्शियम आयन है वो परमेबल नहीं हो पाता, वो कंडक्ट नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होता। तो इस तरीके से फिर ये कन्वर्जन्स को डिक्रीज करता है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स इनकी एक्शन शो करते हैं, इस तरीके से ह्यूमन बॉडी में अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने इनके सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे, क्योंकि ये जो एंटी कन्वर्जन ड्रग है ये ज़्यादातर पूछे नहीं जाते, और यहाँ पर पूछे जाते हैं तो क्या? डेफिनेशन। डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क के लिए पूछी जाती है। और इसका क्लासिफिकेशन, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन अच्छे से करके जाना है, और डेफिनेशन तो करके ही जाना है क्योंकि ये पूछी जाती है। तो डेफिनेशन तो कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको समझ में आ जाए कि कन्वर्जन मतलब होता क्या है, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन करनी है और इसका क्लासिफिकेशन करना है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछी नहीं जाती। तो देन नेक्स्ट है एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में देखेंगे। तो एंजाइटी मतलब क्या होता है? घबराहट। एंजाइटी को कम करने वाले जो ड्रग्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो इनके बारे में देखेंगे। तो एंजाइटी की डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। इंटेंस, एक्सेसिव एंड परसिस्टेंट वरी एंड फियर अबाउट एवरी सिचुएशन कॉल्ड एज एंजाइटी। तो बहुत ज़्यादा इंटेंस, एक्सेसिव और परसिस्टेंट वरी मतलब बहुत ज़्यादा चिंता होना या फिर डर होना, एवरी सिचुएशन मतलब किसी भी चीज़ का, हर सिचुएशन में उनको डर लगना या फिर चिंता होना किसी भी कंडीशन में, वो भी कैसे? एक्सेसिव, परसिस्टेंट और इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा चिंता होना या फिर डर लगना किसी भी सिचुएशन में, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइटी। इसी को हम एंजाइटी बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई एंजाइटी की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंजाइटी को कम करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनको एंटी एंजाइटी ड्रग्स बोलते हैं। तो उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहला है बेंजोडाइएज़ेपिन, एनहेंस गाबा एंड काम द पेशेंट। तो बेंजोडाइएज़ेपिन किस तरीके से काम करता है ये हमने पहले भी देखा है जनरल एनेस्थेशिया में, और साथ में कहाँ पर देखा? हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव में भी देखा। ये किस तरीके से काम करता है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? डायएज़ेपम, ऑक्साज़ेपम। तो इस तरीके से ये इनके एग्जाम्पल हो गए। देन नेक्स्ट कैटेगरी है एज़ापायरोन्स। तो एज़ापायरोन्स इसमें कौन कौन से मेडिसिन आते हैं? एग्जाम्पल बसपायरॉन एंड जिपायरॉन। तो इस तरीके से ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे बसपायरॉन के बारे में। हमने बेंजोडाइएज़ेपिन्स के बारे में लास्ट 2 लेक्चर्स में देखा, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सेम उसी तरीके से जो बेंजोडाइएज़ेपिन है ये सेम तरीके से एक्शन शो करता है, सिर्फ इसका डोज अलग होता है। तो बेंजोडाइएज़ेपिन जो है वो एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, पर इसका डोज अलग होता है, और ये उसी तरीके से काम करता है जो गाबा है, जो भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको एनहांस कर देता है, उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो शांत हो जाता है। उसका जो भी डर है, जो चिंता करता है या फिर डरता है किसी चीज़ से, तो वो बंद हो जाता है, मतलब उसकी एंजाइटी कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये बेंजोडाइएज़ेपिन एज अ एंटी एंजाइटी ड्रग करके काम करते हैं। तो बसपायरॉन के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि बेंजोडाइएज़ेपिन के कॉन्ट्राइंडिकेशन वो सारे आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो बसपायरॉन के बारे में देखेंगे। बसपायरॉन चेंज अमाउंट ऑफ सर्टन केमिकल्स लाइक सेरोटोनिन एंड डोपामिन। तो बसपायरॉन ये क्या करता है? हमारे बॉडी में एंटर होके जो भी सर्टन केमिकल्स है, हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन हो गया या डोपामिन हो गया, इनकी अमाउंट जो है वो चेंज करता है। तो सेरोटोनिन, डोपामिन ये क्या है? ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं।
तो बसपायरॉन क्या करता है, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ दिस केमिकल्स एट रिसेप्टर साइट। तो ये जो सेरोटोनिन हो गया या फिर डोपामिन हो गया, इनकी एक्टिविटी रिसेप्टर साइट पे ये जो ड्रग है ये इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो एंजाइटी है वो कम हो जाती है, रिलीव एंजाइटी। तो इस तरीके से ये बसपायरॉन काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूजेस। सबसे पहला है एंजाइटी। तो एंजाइटी इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन यूज़ की जाती है, बसपायरॉन का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है यूनिपोलर डिप्रेशन। तो यूनिपोलर डिप्रेशन मतलब ये एक डिप्रेशन का टाइप होता है, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी बसपायरॉन का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब किस कंडीशन में हम ये ड्रग्स नहीं ले सकते। तो हाइपर सेंसिटिविटी, अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स नहीं ले सकते। तो इस तरीके से ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स एंड डोज। तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला है चेस्ट पेन, देन वीकनेस, फास्ट हार्ट बीट, इनकोऑर्डिनेशन। इनकोऑर्डिनेशन मतलब जो बॉडी की मूवमेंट्स है वो कंट्रोल में नहीं रहती, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इनकोऑर्डिनेशन। तो इस तरीके से साइड इफेक्ट्स होते हैं बसपायरॉन के। इसका डोज होता है 7.5 mg, ओरल रूट से ये दिया जाता है। तो तरीके से ये एंटी एंजाइटी ड्रग्स होते हैं। देन नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, तो डिप्रेशन इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाने वाले ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो डिप्रेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। डिप्रेशन मतलब क्या होता है। डिप्रेशन ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है कि डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से करना है। डिप्रेशन की डेफिनेशन देखेंगे। डिप्रेशन इज कॉमन मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट सैडनेस एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एंजॉयबल एक्टिविटीज़। तो डिप्रेशन ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी एंजॉयबल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं रहता, उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता, और परसिस्टेंट सैडनेस, और जो भी पर्सन है वो हमेशा सैड ही रहता है, कंटिन्यू जब भी देखो वो सैड ही रहता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन की कंडीशन हो गई, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग अल्सो कॉल्ड एज साइको एनालिप्टिक्स। तो जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं उनको साइको एनालिप्टिक्स भी बोला जाता है। अगर आपको पेपर में ये पूछा जाए कि साइको एनालिप्टिक्स का क्लासिफिकेशन लिखिए, तो आपको ये एंटी डिप्रेसेंट वाला क्लासिफिकेशन ही लिखना है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, साइको एनालिप्टिक्स बोला जाता है। देन इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे हम यहाँ पर। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट, सबसे पहला है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसका एग्जाम्पल है फ्लुओक्सिटिन। सेकंड है सेरोटोनिन एंड इपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसका एग्जाम्पल है ड्यूलॉक्सिटिन। थर्ड है MAO इनहिबिटर्स, जिसका एग्जाम्पल है नियालामाइड। MAO मतलब मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, इसको हम बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है नियालामाइड। देन नेक्स्ट है ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, जिसका एग्जाम्पल है एमिट्रिप्टाइलिन एंड इमिपेरामाइन। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो गया एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इन ड्रग्स के बारे में। ये जो ड्रग्स है ये किस तरीके से काम करते हैं, इनके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोज, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ये जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है ये पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है। ये किस तरीके से काम करते हैं, इनके यूज़, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी चीज़ आपको प्रॉपरली करनी है। तो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसका एग्जाम्पल है फ्लुओक्सिटिन, ये हमारी सबसे पहली कैटेगरी है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे, ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में देखेंगे। फ्लुओक्सिटिन इंक्रीज द लेवल ऑफ सेरोटोनिन। तो फ्लुओक्सिटिन ये जो मेडिसिन है ये क्या करता है, ये सेरोटोनिन जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसकी लेवल जो है वो इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंड ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन टू प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। और ये फ्लुओक्सिटिन क्या करता है, जो रीअपटेक होता है सेरोटोनिन का प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे, वो ब्लॉक कर देता है। तो अब ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल क्या होता है, तो जैसे कि जो प्री सिनेप्टिक नर्व होती है, यहाँ पर आप देखिए ये हो गई हमारी प्री सिनेप्टिक नर्व, ये हो गई प्री सिनेप्टिक नर्व, और ये हो गई हमारी पोस्ट सिनेप्टिक नर्व। ये हमारे न्यूरॉन्स हैं, ये हमारे न्यूरॉन्स है। तो ये हो गया हमारा सिनॉप्स,
तो सिनॉप्स के पहले ये नर्व आती है, इसीलिए इसको प्री सिनॉप्टिक नर्व बोला गया है। और सिनॉप्स के बाद में ये नर्व आती है, इसीलिए इसको पोस्ट सिनॉप्टिक नर्व बोला गया है। तो ये हो गई हमारी प्री सिनॉप्टिक और ये हो गई हमारी पोस्ट सिनॉप्टिक नर्व और ये हो गया सिनॉप्स। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो फ्लुओक्सीटिन है ये क्या करता है, ये सेरोटोनिन की लेवल जो है वो इंक्रीज कर देता है और उसका प्री सिनाप्टिक टर्मिनल पे रीअपटेक जो है वो ब्लॉक कर देता है। तो ये जो प्री सिनाप्टिक नर्व है, ये जो प्री सिनाप्टिक टर्मिनल है, तो यहाँ से रिलीज होता है, यहाँ से इस नर्व में जो सेरोटोनिन है वो रिलीज हो रहा है। पर यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होने की वजह से फिर यहाँ का जो सेरोटोनिन है वो वापस इस टर्मिनल से एंटर होता है प्री सिनॉप्टिक नर्व में। और प्री सिनॉप्टिक नर्व में एक केमिकल होता है जिसको हम मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज बोलते हैं। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ये इस सेरोटोनिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसकी वजह से फिर जो सेरोटोनिन है वो डिस्ट्रॉय होता है। तो ये डिस्ट्रॉय ना हो, ये इस तरीके से प्री सिनॉप्टिक नर्व में एंटर ना हो, इसके लिए ये जो फ्लुओक्सीटिन है ये क्या करता है, इन सेरोटोनिन का यहाँ से जो रीअपटेक होता है वो ब्लॉक कर देता है। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि ये जो फ्लुओक्सीटिन है ये सेरोटोनिन की लेवल इंक्रीज करता है और साथ में जो रीअपटेक होता है प्री सिनैप्टिक टर्मिनल से सेरोटोनिन का, उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन जो है वो रीअपटेक नहीं, मतलब प्री सिनैप्टिक नर्व में एंटर नहीं होता, उसकी जो लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज सेरोटोनिन इन्फ्लुएंस मूड। तो सेरोटोनिन ये क्या है, ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये मूड को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब एक्साइटेटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो जिसकी वजह से जो भी डिप्रेशन की कंडीशन है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये फ्लुओक्सीटिन काम करता है, ये इसकी मैकेनिज्म होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूजेस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। सबसे पहला इसका यूज़ है डिप्रेशन, मतलब ये डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, तो जो प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होते हैं, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने से पहले जो सिम्टम्स दिखते हैं किसी भी मेल में, उसको हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। तो ये जो प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं इनको ट्रीट करने के लिए भी फ्लुओक्सीटिन का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है ब्यूलीमिया। तो ब्यूलीमिया ये एक अजीब सी कंडीशन होती है। इस कंडीशन में जो भी पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है और फिर वेट बढ़ जाएगा, इस डर से वो वॉमिटिंग करता है, खाना खाने के बाद वो खुद से वॉमिटिंग करवाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्यूलीमिया। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी फ्लुओक्सीटिन का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है बिंग ईटिंग डिसऑर्डर। तो बिंग ईटिंग डिसऑर्डर मतलब ये भी ब्यूलीमिया की तरह ही होता है, पर यहाँ पर जो पर्सन है वो वोमिटिंग नहीं करता, वो अनकंट्रोलेबल खाना खाता है, मतलब जब वो खाने के लिए बैठता है तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तो इस तरीके से ये कंडीशन होती है बिंग ईटिंग डिसऑर्डर। तो इसको ट्रीट करने के लिए जो है ये फ्लुओक्सीटिन जो है ये यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से इसके यूजेस हो गए। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, सबसे पहला है डायबिटीज़। डायबिटीज़ है अगर किसी भी पर्सन में, तो उस कंडीशन में फ्लुओक्सीटिन का यूज़ नहीं कर सकते। लो सोडियम इन ब्लड, अगर ब्लड में सोडियम की लेवल कम है तो उस कंडीशन में भी फ्लुओक्सीटिन का यूज़ नहीं कर सकते। इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग होने के चांसेस है किसी भी पर्सन के बॉडी में तो उस कंडीशन में भी फ्लुओक्सीटिन का यूज़ नहीं कर सकते। मैनिक डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेशन ये एक टाइप होता है डिप्रेशन का। अगर किसी भी पेशेंट को इस तरीके का डिप्रेशन है, मैनिक डिप्रेशन है, तो उस कंडीशन में फ्लुओक्सीटिन का यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं फ्लुओक्सीटिन के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स एंड डोज। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं नौजिया, हेडेक, अनेबल टू स्लीप, सोने में प्रॉब्लम होना, डायरिया। तो इस तरीके से ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। डोज होता है 20 mg ओरली, 20 mg डोज दिया जाता है ओरल रूट से। तो इस तरीके से ये फ्लुओक्सीटिन के बारे में हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड कैटेगरी मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। यहाँ पर हम डायरेक्टली मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये हमारी थर्ड कैटेगरी है, इसके बारे में क्यों देख रहे हैं। जो हमारी सेकेंड कैटेगरी थी कौन से, सेरोटोनिन एंड एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, तो वो वाली जो कैटेगरी है वो हमने इसीलिए नहीं देखी क्योंकि जो हमने अभी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के बारे में देखा, एक बार मैं आपको क्लासिफिकेशन दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए
हमने अभी फ्लुओक्सेटिन के बारे में देखा, फ्लुओक्सेटिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखी और हमने डायरेक्टली मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के बारे में देखना स्टार्ट किया। हमने ये जो सेकंड कैटेगरी है इसके बारे में क्यों नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर ये जो ड्यूलॉक्सिटिन मेडिसिन है, ये जो ड्रग है, ये सेम फ्लुओक्सेटिन की तरह ही काम करता है। ये जो सेकंड कैटेगरी है सेरोटोनिन एंड इपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो फ्लुओक्सेटिन है ये सिर्फ सेरोटोनिन का रीअपटेक इनहिबिट करता है और ड्यूलॉक्सिटिन क्या करता है, सेरोटोनिन का तो रीअपटेक इनहिबिट करता ही है, साथ में इपिनेफ्रिन का भी रीअपटेक इनहिबिट करता है। तो बस यही डिफरेंस है, बाकी मैकेनिज्म वगैरह सब इनका सेम है। यहाँ पर हम देखेंगे अभी मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज के बारे में, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के बारे में। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, नियालामाइड एंड आइसोकार्बोक्साजिड। तो इस तरीके से ये इनके ड्रग्स होते हैं। इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। Monoamino oxidase is an enzyme which remove non-epinephrine and serotonin from brain। तो मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि नॉन एपिनेफ्रिन को और सेरोटोनिन को हमारे ब्रेन से रिमूव करता है। तो ये जो नॉन एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन होते हैं ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर ये हमारे ब्रेन से कम हो जाएंगे तो डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में क्या होता है, जो मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। ये जो मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये हमने यहाँ पर ड्रग देखे नियालामाइड और आइसोकार्बोक्साजिड, ये ड्रग्स क्या करते हैं, इस मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। तो जिसकी वजह से क्या होता है, सेरोटोनिन का और नॉन एपिनेफ्रिन की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मूड जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो इस तरीके से ये नियालामाइड और आइसोकार्बोक्साजिड काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूजेस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इसके यूजेस होते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन इस कंडीशन में ये यूज़ किया जाता है। सोशल फोबिया, सोशल फोबिया इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी ये मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर मतलब ये एंजाइटी की तरह ही होता है। कभी भी अचानक से डर लगने लगता है किसी भी चीज़ से तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी नियालामाइड और आइसोकार्बोक्साजिड इन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, सबसे पहला है एंजाइना। अगर किसी भी पेशेंट को एंजाइना है मतलब चेस्ट पेन होता है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन नहीं दे सकते। डायबिटीज़ के पेशेंट को भी नहीं दे सकते। अगर किसी पेशेंट को लीवर डिसीज़ है तो उस कंडीशन में भी नहीं दे सकते। अल्कोहलिज्म, इस कंडीशन में भी ये मेडिसिन जो है वो नहीं दे सकते। तो इस तरीके से ये कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ड्राई माउथ, नोजिया, हेडेक, ड्रॉजीनेस, ये सारे इनके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। डोज होता है आइसोकार्बोक्साजिड का, यहाँ पर डोज दिया गया है जो कि है 60 mg, ओरल रूट से इसका डोज दिया जाता है। देन नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो MAO इनहिबिटर्स के जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इनकी एक्शन क्या होती है, फील मोर एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक जो है वो फील करता है पेशेंट। लेस स्लीपी, कम स्लीपी रहता है। फ्रेशर मतलब उसको फ्रेश फील होता है। CVS पे इसके क्या इफेक्ट होते हैं, एक्सर्ट हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन कॉज करता है। अदर एक्शंस क्या होते हैं, पोटेंशियल सिम्पैथोमाइमेटिक, तो ये सिम्पैथोमाइमेटिक होता है। ये जो ड्रग मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये जो ड्रग्स होते हैं ये सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन जो है वो दिखाते हैं, ये पोटेंशियल सिम्पैथोमाइमेटिक होते हैं। तो इस तरीके से ये इनके कुछ एक्शंस होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स के बारे में। इस कैटेगरी में कौन से ड्रग्स आते हैं, एमिट्रिप्टाइलिन एंड इमिप्रामाइन। तो ये जो ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स होते हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं इस कैटेगरी के, ये किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ये क्या करते हैं, जो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन है इनका रीअपटेक इनहिबिट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज सेरोटोनिन अमाउंट, इसकी वजह से सेरोटोनिन ये जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है इसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, जो कि विच इन्फ्लुएंस मूड को इन्फ्लुएंस करता है। तो इस तरीके से ये ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन। CNS पे ये क्या इफेक्ट दिखाते हैं, इंप्रूव स्लीप, स्लीप को इंप्रूव करते हैं। देन नेक्स्ट है रिड्यूस सीजर्स, सीजर्स मतलब हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो हाइपर एक्साइटेड हो जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन के, तो उस कंडीशन में ये सीजर्स, ये कंडीशन ऑकर होती है, मतलब
अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होती हैं। इस कंडीशन को रिड्यूस करते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कॉज ड्रॉजीनेस एंड लाइट हेडेडनेस। तो इन ड्रग्स की वजह से ड्रॉजीनेस मतलब नींद आती है और जो सर है वो हल्का हल्का फील होता है। देन नेक्स्ट है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे इनके क्या इफेक्ट होते हैं? ड्राई माउथ, ये माउथ को ड्राई कर देते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है, पाल्पिटेशन होता है, तो ये सारे इनके इफेक्ट होते हैं। देन नेक्स्ट है सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इस पे इसका क्या इफेक्ट होता है? डिक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मतलब सेम वही कंडीशन, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं ये ड्रग। तो इस तरीके से ये इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, सबसे पहला है एंटीकोलिनर्जिक डिस्टर्बेंसेस। तो एंटीकोलिनर्जिक डिस्टर्बेंसेस कौन कौन से होते हैं? ड्राई माउथ हो गया, ट्रैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये इनके एंटीकोलिनर्जिक डिस्टर्बेंसेस हो गए। देन सीएनएस पे ये क्या एडवर्स इफेक्ट दिखाते हैं? टायर्डनेस, हेडेक, ड्रॉजीनेस, इस तरीके के एडवर्स इफेक्ट दिख सकते हैं। सीवीएस पे क्या एडवर्स इफेक्ट दिखा सकते हैं? ट्रैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ जाना, कार्डियक अरिथमिया और हाइपोटेंशन, इस तरीके के सीवीएस पे ये एडवर्स इफेक्ट दिखा सकते हैं। इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे, सबसे पहला है अरिथमिया। अरिथमिया इस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। हार्ट फेलियर की कंडीशन में नहीं कर सकते, हार्ट फेलियर यहाँ पर डबल डबल हो गया। देन कार्डियक अरेस्ट, इन कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये कुछ कंडीशंस होती है, तो इस तरीके से ये ड्रग्स काम करते हैं एंटी डिप्रेसेंट के। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।